देखो लास्ट ईयर तक जहां तक हम लोग डिस्कस किए उसमें हम लोग अलग अलग तरह का एसएचएम प्रूफ करने का एक तरीका निकाले थे, जिसमें आपको जनरलाइज करके अगर बात बताया गया था तो कुछ ऐसे बताया गया था कि देखो हमारे पास है ना कोई भी मोशन एसएचएम अगर प्रूफ करना होगा तो वी हैव टू फॉलो 4 और 5 स्टेप्स, जिसमें आप बॉडी को सबसे पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद आप ये डिसाइड करें कि वेदर इट इज लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। एक बार अगर ये डिसीजन हो जाए तो हमारे पास नेट फोर्स निकालना होगा लीनियर एसएचएम के लिए और नेट टॉर्क निकालना होगा एंगुलर एसएचएम के लिए, करेक्ट है। जब हम लोग नेट फोर्स को ma से इक्वेट करेंगे वी कैन सो दैट कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से दैट कि मोशन इज एसएचएम एंड द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। क्लियर है। उस पे अच्छा खासा 3-4 अलग-अलग तरह का, देखो एक हम लोगों का कंपाउंड पेंडुलम हो गया, एक हम लोग का सिंपल पेंडुलम हो गया, एक हम लोग का स्प्रिंग पेंडुलम हो गया। उसके बाद हम लोग है ना फ्लोटिंग बॉडी का एसएचएम देख लिए, हम लोग YouTube में लिक्विड का एसएचएम देख लिए, फिर हम लोग एक नेक में बॉल डाल के भी एसएचएम देख लिए। आज हम लोग अर्थ के केस में और फिर एक अलग सा केस है उसको भी हम लोग देख लेंगे, चीज सीख लेंगे। देखिए मोशन ऑफ बॉडी इन टनल ऑफ अर्थ। अगर हम लोग अर्थ के डायमीटर के अलोंग में कोई टनल बनाते हैं और उस टनल में आप किसी बॉडी को अगर ड्रॉप कर दिए या बॉडी अगर उसके सेंटर पे अर्थ के सेंटर से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन एसएचएम होता है। हम आपको जो बोल रहे हैं वो एक हाइपोथेटिकल केस है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग वाकई में अर्थ में कोई ऐसा टनल इन्हें डक कर पाएंगे, बट यू हैव टू इमेजिन और वहां पे आप लोग को मैथमेटिक्स यूज करना है। मान लो जैसे ये आपका अर्थ है, इसमें डायमीटर के अलोंग में एक टनल है, ये अर्थ का सेंटर है। इस टनल में अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, देखिए हम आपको कुछ पहले प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ऐसे सिंपल चीज। मान लीजिए यहाँ टनल है, टनल में हम है ना ऊपर नॉर्थ पोल पे हम खड़े हैं, वहां से एक बॉडी को गिरा दिए। जब आप उस बॉडी को ड्रॉप किए उसका वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा सेंटर पे मैक्सिमम, फिर जैसे जैसे वो सेंटर से दूर जाएगा उसका वेलोसिटी घटेगा, वो यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। फिर वापस से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर खींचेगा, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ रुक जाएगा, मतलब वो सेंटर के अबाउट में एसएचएम शो कर रहा है, सही है। जिसमें एम्पलीट्यूड यहाँ है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को उसके मोशन को एसएचएम प्रूफ करना है। मान लो किसी इंस्टेंट पे बॉडी यहाँ, ठीक है, अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस अवे और ऊपर से h डेप्थ नीचे, अर्थ का अपना रेडियस है r, तो उस पॉइंट पे at any instant body is at x, so उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसको हम लोग लिख दे क्या, m, और वहां का g डैश, यहाँ का g डैश। कोई बताओ तो अर्थ के अंदर डेप्थ पे h डेप्थ नीचे g डैश का फॉर्मूला क्या होता है? g डैश का फॉर्मूला होता है g 1 माइनस h बाई r। g डैश का फॉर्मूला होता है g 1 माइनस h बाई r, mg, क्या हम इसको लिख सकते हैं r माइनस h बाई r। अब जरा इस फिगर को देखो, अगर ये h है और ये पूरा r है तो क्या ये x r माइनस h की जगह पे है? तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि दैट f विल बी इक्वल्स टू mg, यहाँ पे x बाई r, फोर्स को लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg, x बाई r दोनों m कैंसिल, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू g बाई r एट x। डायरेक्शन देखिए, जब आप सेंटर इज द मेन पोजीशन, ओके, इससे जब आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिए थे तो उसका mg नीचे काम कर रहा था, करेक्ट है। सिंस डायरेक्शन ऑफ a and x are opposite, so
क्या ये मोशन एसएचएम है? सो इट इज एसएचएम। चलिए भाई ये एसएचएम, so it is SHM. A is equals to G by R and minus X. Acceleration is proportional to negative of displacement, so motion is said to be SHM. अगर ये SHM है तो टाइम पीरियड क्या लिखे? T equals to 2 pi under root displacement by acceleration. देखिए बोलो displacement by acceleration में क्या आएगा? R by G. डिस्प्लेसमेंट by acceleration में आएगा R by G. तो कोई भी ऐसा बॉडी जिसको आप अर्थ के टनल में आप ड्रॉप करते हैं, हमेशा ध्यान रखना वो टनल के सेंटर के अबाउट में एसएचएम शो करेगा और उस एसएचएम का टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। देखिए आप शायद लैंग्वेज पे ध्यान नहीं, हम थोड़ा बदल गए। पहले हम बोले थे कि टनल डायमीटर के अलाउंग में होगा, अभी हम टनल का कुछ नाम भी नहीं लिए, वो कॉर्ड के अलाउंग में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड के अलाउंग में भी अगर आप टनल बना दीजिएगा ना और उसमें बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दीजिएगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो एसएचएम शो करेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे अर्थ के सेंटर के अबाउट में, अभी हम बोले टनल के सेंटर के अबाउट। आप ध्यान नहीं दिए, अभी हम बोले टनल के सेंटर के अबाउट। तो टनल का जो सेंटर होगा ना उसके अबाउट में वो एसएचएम शो करेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड यही रहेगा। सर नहीं समझे सर क्या बोल रहे हैं? अब हम जो एक दो फिगर बनाएंगे ना वो तुमको इसमें बेहतरीन नॉलेज देगा। न्यूमेरिकल एक से एक होता है, तो आप है ना कंसेप्ट डेवलप कीजिएगा, फॉर्मूला आपके पास। देखिए ये अर्थ, ये टनल उसके डायमीटर के अलाउंग में, सेंटर अर्थ का, आप ऊपर से बॉडी को ड्रॉप किए हैं भाई, ड्रॉप किए हैं, बॉडी को ड्रॉप किए हैं, यहां उसका वेलोसिटी 0 है, तो याद रखना यहीं तक आएगा, यहां उसका वेलोसिटी 0 होगा और ये उसका एम्पलीट्यूड है। ऊपर वाला एम्पलीट्यूड को प्लस आर कह दो, देखो ये मीन हो गया, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड हो गया प्लस आर, नीचे वाला एम्पलीट्यूड हो गया माइनस आर। करेक्ट है, ये सेंटर हो गया उसका मीन पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। आगे हाँ, और इसका टाइम पीरियड कितना है? तो t is equals to 2 pi under root r by g। फिगर्स पे ध्यान। दूसरा फिगर, सर इस बार क्या कर रहे हैं ना सर कि अर्थ के टनल को हम लोग उसके डायमीटर के अलाउंग में नहीं बना रहे, ऐसे बना रहे कॉर्ड के अलाउंग। तो कॉर्ड के अलाउंग में भी बनाओगे तो पैरामीटर्स निकालने के लिए सब कुछ दिया रहता है, इतना चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, वो दिया रहेगा कि अर्थ के सेंटर से कितने दूर पे आप है ना कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, ये सब दिया रहेगा, तो पैरामीटर्स का चिंता नहीं करें। एसएचएम कहता है कि अगर आप यहां से उसको ड्रॉप किए हैं तो उसका भी 0 है, वो यहां से जाएगा, यहां रुकेगा और फिर वहां से रुक के फिर वापस आएगा। मतलब ये होगा मीन पोजीशन, अर्थ का सेंटर यहां है, मीन पोजीशन यहां, उसके आगे पीछे वो एसएचएम शो करेगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज अगेन दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आर बाई। देखो यहां पे इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर यहां तो r ट्रेवल कर रहा था तो हमको पता चल गया, लेकिन वहां कैसे? आप जब उसको भी परफेक्ट वे से सॉल्व कीजिएगा ना तो दैट अगेन कम्स टू बी सेम बी। ठीक है, लेकिन हर प्रूफ को नहीं किया जा सकता, आप लॉजिक समझिए। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ो। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसे दे दे, बोला ठीक है भाई डायमीटर के अलाउंग में है, तुम खड़ा हो गया है नॉर्थ पोल पे और तुम खड़ा होके बॉडी को एक वेलोसिटी से फेंक दिया, ड्रॉप नहीं किया, वेलोसिटी से फेंक दिया। मान लो कितना वेलोसिटी से फेंक दिया? सपोज तुम इसको रूट अंडर आरजी वेलोसिटी से फेंक दिया, तो इस बार तुम क्या बोलता है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? आर होगा? नहीं, आप अगर इतने वेलोसिटी से फेंके हैं ना तो वो अर्थ के सेंटर को पार करेगा और यहां नहीं रुकेगा, यहां तो उसके पास एक भी होगा ना, जितना भी यहां उतना भी यहां, तो वो और बाहर निकलेगा, यहां जाके रुकेगा, यहां उसका भी 0 होगा, ये होगा उसका एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। ओके सर कैसे निकालेंगे सर एम्पलीट्यूड? ठीक है, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर x मेरा प्लस r है तो उसके पास एक v है। ठीक है, देखिए हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं। हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पढ़े हैं। ओमेगा कैसे निकलेगा? तो टाइम से निकलेगा। देखो ओमेगा होता है 2 पाई बाई t, तो 2 पाई बाई t करो अंडर रूट g बाई r आ रहा है। देखो v में हम लोग पुट कर दिए रूट अंडर rg, ओमेगा में पुट कर दिए रूट अंडर g बाई r, यहां अंडर
ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, g से g कैंसिल, r मिलके हो गया r स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, उसको भी इधर ले आओ 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो क्या मेरा एम्पलीट्यूड आया प्लस माइनस √2r। मतलब आपका ये जो एम्पलीट्यूड है वो x इक्वल्स टू माइनस √2r है, और उसके बाद जब ये लौटेगा ना तो यहां नहीं रुकेगा, यहां रुकेगा, समझा? समझ रहे? अरे भाई यहां ड्रॉप करते तो यही एम्पलीट्यूड था, वहां फेंक दिए तो वो एम्पलीट्यूड थोड़ी था, एम्पलीट्यूड उससे दूर, ठीक है? इधर हो गया माइनस r/√2, तो इधर कितना लिख देंगे हम लोग एम्पलीट्यूड प्लस r, ठीक है? कोई भी न्यूमेरिकल रहे यू हैव टू गो थ्रू दिस। इतना याद रखिए, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे जरूर पूछिए, नोट कीजिए बढ़िया से। हाँ देखिए ध्यान से, मोशन ऑफ रॉड connected with spring। देखिए समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट है ऐसा, यहाँ एक हिंज है, उस हिंज से आप किसी रॉड को ऐसे कनेक्ट करके रखे। हिंज ऐसे है जैसे मेरा ये आर्म है ना, इस एल्बो के पास हिंज है, तो हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है? अच्छा नोट करना अभी बंद कर दो, इसको समझ इसके बाद, ठीक है? बोलिएगा नहीं हुआ है हम बताएंगे। अभी क्या है ना कि इसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड, देखो एक स्प्रिंग यहां दे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर लो, एक दो और लगा दो। मान लो एक स्प्रिंग यहां बीच में भी दे दी, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, जो हमारा रॉड है उसका ओवरऑल लेंथ l है, और मास का जरूरत पड़ेगा m। आप समझिए ऐसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के ऊपर, ऐसे स्प्रिंग के ऊपर ये रॉड रेस्ट कर रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट आके थोड़ा रॉड को नीचे दबा दे और छोड़ दे तो स्प्रिंग उसको धकेलेगा। यहां तो हिंज है, इट शोज SHM इन दिस। What type of this SHM? Linear or angular? Angular. So we have to proceed through torque. हम लोगों को कैसे चलना भाई? टॉर्क से चलना, ठीक है? जरा देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा अलग हटके है। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में पूरा रॉड कभी मत बनाना, लाइंस का सहारा लेना। ये जैसे एक लाइन है, इसको आप थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिए। अब देखिए ये एंगल थीटा यहाँ बना हुआ है, लेकिन मेरा ये वाला स्प्रिंग x1 दबा है और ये वाला स्प्रिंग मेरा x2 दबा है, करेक्ट है? ये वाला स्प्रिंग x1 दबा है और ये x2 दबा है। क्या दोनों का कंप्रेशन सेम है? नहीं है, x1 कम है, x2 ज्यादा है। x1 के दबने के कारण ये वाला स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और ये भी उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है F2 फोर्स से। अगर हम F1 लिखेंगे तो हम K1 into x1 लिखेंगे, और अगर हम F2 लिखेंगे तो हम K2 into x2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये दोनों फोर्स ऊपर लग रहा है, वो पॉइंट के अबाउट में हम लोग टॉर्क लेके, अच्छा टॉर्क लेके प्रोसीड करना चाहते हैं। टॉर्क ही लेके क्यों प्रोसीड करना चाहते हैं? एंगुलर है, ठीक है? तो वो पॉइंट के अबाउट में टॉर्क से स्टार्ट करो, अबाउट पॉइंट O नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ 1 एंड टॉर्क ऑफ 2। दोनों जोड़ रहे हैं, दोनों जोड़ रहे हैं। कारण क्या है कि दोनों इसको ऊपर ही घुमाना चाहते हैं। अगर मान लो कोई ऊपर घुमाता कोई नीचे खींचता तब माइनस करते, लेकिन यहाँ दोनों ही टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहता है, तो दोनों ऐड होगा। जब मेरा टॉर्क 1 लेने का बारी होगा तो फोर्स 1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क 2 के लिए फोर्स 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे L/2, और फोर्स 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो यहाँ है L/2 और यहाँ L। टॉर्क नेट विल बी इक्वल्स टू F1 में K1 x1 L/2 प्लस
K2 X2 एंड L। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में टॉर्क है और राइट हैंड साइड में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। काम ऐसे नहीं होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में टॉर्क है, एंगुलर फॉर्मेट है फोर्स का, तो राइट हैंड साइड में भी डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं? एक्स नहीं होना चाहिए, उसमें थीटा आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज टॉर्क है तो थीटा आना चाहिए। अब थीटा कैसे लाएंगे, यहां ये सब कोई पैरेलल से याद है आपको, क्या हम थीटा इज इक्वल्स टू x1 बाई l/2 लिख सकते हैं, x1 बाई l/2, और क्या यही थीटा हम x2 बाई l लिख सकते हैं, x2 बाई l, ये समझा सब कोई? अब देखो सब, जहां x1 है वह थीटा इंटू l/2 करेंगे और जहां x2 है वहां थीटा इंटू l करेंगे। सो दिस वन बिकम्स k1 थीटा l/2 और पहले से l/2 है, प्लस k2 थीटा l और पहले से l है। तो आपके पास आ रहा है कुछ ऐसा कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू k1 थीटा l स्क्वायर बाई 4 प्लस k2 थीटा l स्क्वायर। नेट टॉर्क को लिख सकते हैं I अल्फा इज इक्वल्स टू k1 l स्क्वायर बाई 4 प्लस k2 l स्क्वायर थीटा बाहर। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू k1 l स्क्वायर बाई 4 प्लस k2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ में थीटा। चलो डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं, यहाँ काम हो जाएगा लगभग। आप रॉड को डिस्प्लेसमेंट दिए थे नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, छोड़ने के बाद वो भागा है ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड थीटा are opposite. So alpha is equals to k1 l square by 4 plus k2 l square by I, और यहाँ लग जाएगा माइनस थीटा। मोशन इज SHM। अगर ये SHM है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सीलरेशन। चलिए भाई थीटा बाई अल्फा कीजिए, कितना आ रहा है 2 पाई अंडर रूट। देखो तो आ रहा है ऐसा I बाई k1 l स्क्वायर बाई 4 और प्लस k2 l स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं किसको याद है। सिचुएशन देख लो, रॉड का इनर्शिया बताओ कितना पुट करोगे। सिचुएशन आपके सामने है, रॉड का इनर्शिया कितना पुट करोगे। पहला वाला क्या, एक ही वही है। क्या बोला, 2/3 ml स्क्वायर। सॉल्व करके आता है ml स्क्वायर बाई 3। रॉड यहाँ एक इंड के अबाउट में घूम रहा है, तो हल्ला कर करके रोटेशन में पढ़ाया गया है कि अगर रॉड इंड के अबाउट में घूम रहा है तो उसका इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 3। सेंटर के अबाउट में घूमता तो ml स्क्वायर बाई 12, इंड के अबाउट में घूम रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ इनर्शिया पुट करेंगे और देखिए आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, यहाँ लिखे हैं ml स्क्वायर बाई 3, नीचे देखो l स्क्वायर को कॉमन ले लो, k1 बाई 4 प्लस k2, ये l स्क्वायर कट गया और ये है आपका आंसर। ये इनर्शिया तो आपको लिखना पड़ेगा ना भाई, k1 बाई 4 प्लस k2, दिस इज योर आंसर। अब k1 और k2 कुछ भी रहे उस हिसाब से आप देख लेना। क्वेश्चन एक से एक बनाया जा सकता है। हम आपको 2-3 फिगर दिखा देते हैं, आपका दिमाग वैसे काम करना चाहिए। देखिए जैसे ये एक रॉड है, बीच में हिंज्ड है, एक स्प्रिंग इधर लगा दिए, एक स्प्रिंग इधर लगा दिए। अब तुम उसको डिस्प्लेस करो, देखो कहानी फिर से वैसे ही घूमेगा, या बीच से हिंज्ड है। आप जैसे ही इसको डिस्प्लेस कीजिएगा उधर वाला दब जाएगा, इधर वाला दब जाएगा, छोड़िएगा तो अपोजिट में घूमेगा। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, समझ में आया?
तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बस आपके पास अगर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है तो उस हिसाब से काम। क्लियर है? नोट करो। हाँ, इस बार यूनिट से कितना लेगा? ml स्क्वायर बाय 12, क्योंकि सेंटर के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम थोड़ा अच्छे से समझिए, आज इसी पे हम लोग काम करके रखते हैं। एसएचएम में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास एक सिंगल एसएचएम दिया है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो ये तुमको दिखाता है कि हाँ भाई ये केवल एक एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड a है, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है, साइन के साथ। मान लो जैसे तुम्हारे पास कुछ ऐसे लिखा है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो एक्चुअली ये दो एसएचएम, एक एसएचएम है a sin ओमेगा t और दूसरा एसएचएम है b cos ओमेगा t, और आप इन दोनों एसएचएम का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस क्या है। फेज का डिफरेंस लिखने का तरीका होता है कि अगर यहाँ साइन है ना तो यहाँ तुम मेहनत करके साइन लाओ। यहाँ पे छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं b sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब मेरे फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड a था, फेज ओमेगा t था। सेकंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड b है और फेज ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 है। तो क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट एसएचएम और सेकंड एसएचएम में फेज में पाई बाई 2 का अंतर है, और किसका फेज ज्यादा है? सेकंड वाले का। कितना ज्यादा है? पाई बाई 2 ज्यादा। ये दो एसएचएम। इसी तरह आपके पास कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t प्लस c sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। नाउ यू हैव थ्री एसएचएम। पहला एसएचएम का एम्पलीट्यूड a फेज ओमेगा t, दूसरा इसको एक बार लिख देते हैं साइन में, क्योंकि अब एक जगह cos दिखाई दे दिया, हम इसको फिर से पहले साइन में लिख लेते। सभी का सभी अगर साइन में ही रहेगा तभी आप फेज में अंतर पता कर पाएंगे, सही है ना। जैसे अगर कोई बीच में कहीं cos में लिखा है तो मेहनत करके उसको साइन में ले आना पड़ता है। सब साइन है। अब देखो पहले वाले का साइन के साथ फेज ओमेगा टी है, दूसरे में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, और थर्ड वाले का साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच फेज का डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2। फर्स्ट और थर्ड के बीच पाई बाई 3, और सेकंड और थर्ड के बीच पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। ये बड़ा है, ठीक है ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ऐसा है कॉम्बिनेशन है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में होता क्या है, यहाँ तीन तीन एसएचएम आप मिला दिए, 4 भी हो सकता, 5 भी हो, कुछ भी हो सकता। तीन तीन एसएचएम मिला दिए तो फिर रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? भाई रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम। अगर आप तीन एसएचएम को परफेक्ट वे से ज्वाइन कर दे रहे हैं तो जो नया रिजल्टेंट मोशन तैयार होता है दैट इज आल्सो एसएचएम, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इन तीनों का एम्पलीट्यूड a b और c जो था उससे अलग आएगा, और उसका भी अपना एक फेज डिफरेंस होगा। ओमेगा टी प्लस डेल कुछ और, वो पाई बाई 2 या पाई बाई 3 नहीं, वो कुछ और है। तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग एक्चुअली इसी को सीख रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ these SHM, resultant motion is also SHM of
डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसका नया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू कैपिटल A sin ओमेगा t प्लस डेल। कैपिटल A है नया एम्पलीट्यूड और डेल है नया फेज का डिफरेंस। कैपिटल A है नया एम्पलीट्यूड और डेल है नया फेज का डिफरेंस। कैसे निकालते हैं अब इस पे चलिए हम लोगों को कोई भी एक केस उठा के काम कर लेना है। मान लीजिए हम लोग ये केस 3 पकड़ के ना देख लेते हैं, इसमें 3 ऐसे चलो केस 3 पकड़ के अपना काम कर लेते हैं। केस 3, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम सर क्या होता है? जैसे वेक्टर डायग्राम तो बनाते थे ना आज तक, फेजर डायग्राम भी वही होता है, बट इसमें जो एक्स एक्सिस तुमको दिखाई देता है उस पे एक रेफरेंस फेज लिखना पड़ता है। रेफरेंस फेज सर इसका मतलब तुम्हारे पास ओमेगा टी एक फेज है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दूसरा फेज है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 तीसरा फेज है। आपको एक्स एक्सिस वाले लाइन पे किसी एक फेज को लिखना पड़ेगा, या तो ओमेगा टी लिख दो, नहीं तो तुमको ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुमको ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा। सबसे इजी कौन है? ओमेगा टी लिखना। ठीक है, तो आप जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आपके एक्स एक्सिस पे एक रेफरेंस एंगल होता है, फेज होता है ओमेगा टी। ओमेगा टी के डायरेक्शन में ही ए बना दीजिए, एम्पलीट्यूड ए इधर आ गया। अब देखो क्या ओमेगा टी से पाई बाई 2 ऊपर बी बनाओगे? ओमेगा टी में प्लस पाई बाई 2 है ना बी के लिए, और ओमेगा टी से पाई बाई 3 आगे सी बनाओगे। देखो ओमेगा टी के डायरेक्शन में ए बन गया, ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे बी बना, और ओमेगा टी से पाई बाई 3 आगे सी बना। कोई दिक्कत? किसी को डाउट है तो यहां बोल दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे जैसे आप वेक्टर में पढ़े थे ना कि ए बी सी करके 3 वेक्टर है, उसके बीच का एंगल उंगल आपको मालूम है, तो इसका रिजल्टेंट निकालिए, बस वही काम करना है। हम आपको कंपोनेंट्स मेथड से निकालते हैं। ए का x कंपोनेंट a और a का y कंपोनेंट 0 ना, b का x कंपोनेंट 0 और b का y कंपोनेंट b है ना, c का x कंपोनेंट c cos pi by c cos pi by 3 करेक्ट ना, और c का y कंपोनेंट लिखोगे c का sin pi by 3। तो अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का x लिखेंगे तो a का x, b का x और c का x जोड़ दें, तो यहाँ पे जोड़ के हिसाब किताब करके आएगा a c cos pi by 3। और इसी तरह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का y लिखेंगे तो a का y, b का y और c का y जोड़ें, a का y 0 है, b का y कितना है? b है, और c का y कितना है? c sin pi by 3 है। आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का x और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का y। तो क्या आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर मेथड से a इज इक्वल्स टू अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर पुट करें? कैपिटल A आ गया, ये निकालना था गया। अब ये डेल निकालना है, डेल ये नया रिजल्टेंट होगा, ये नया फेज होगा। याद करो tan डेल पढ़े हो? अरे tan थीटा नहीं पढ़ा, परपेंडिकुलर बाय बेस a के y कंपोनेंट में a के x कंपोनेंट से डिवाइड। दो चीज पे एकदम ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको वेक्टर मेथड से बहुत आसानी से बना पाते हैं क्योंकि कंपटीशन 2 क्वेश्चन 3 एसएचएम इस तरह से मिला जाता है। आपको जितना भी एसएचएम रहेगा सबको एक ही तरह के फेस में लिखना है, जैसे साइन है तो सबको साइन में लिखना है, कॉस है तो सबको कॉस में लिखना है। ठीक है, उतना करने के बाद कोई भी एक रेफरेंस एंगल को फेज ले लीजिएगा, रेफरेंस लाइन पे दिखा दीजिए। अब इसी के रिस्पेक्ट में किसी को पाई बाई 2 ऊपर, किसी को हो सकता है, कभी हो सकता है कि यहां माइनस है, अगर यहां माइनस आया तो ऊपर नहीं नीचे बनाएंगे, और फिर उसके हिसाब से फिर सभी के कंपोनेंट्स को सॉल्व करके एम्पलीट्यूड का x एम्पलीट्यूड का y फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, रिजल्टेंट निकाल दिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, डेल आ गया, दोनों का वैल्यू पुट करके हम लोग नए मोशन का नया डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ये तरीका है कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का, नोट करो इसको।
अपने आप में थोड़ा थोड़ा बात करके समझ के है ना चल। कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। सबसे पहले आप लोग सीखिए कि डैम्पिंग फोर्स क्या होता है। कोई भी ऐसा फोर्स ना जो वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब जैसे आप अपने हाथ को है ना लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करते हैं ना, तो आपको एयर का रेजिस्टेंस फील होता है। जिधर भी आपके हाथ का मोशन होता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सही है। मतलब आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। आप पानी में भी अपना हाथ का मूवमेंट कीजिएगा तो पानी का जो विस्कोसिटी है, उसका जो फोर्स है, वो भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आप फील करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर आप किसी सिंपल पेंडुलम को हैंग कर देते हैं और उसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं तो वो 4-5 ऑसिलेशन करता फिर रुक जाता है। उसका जब भी मोशन होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर काम करता है डैम्पिंग फोर्स, करेक्ट। और वही डैम्पिंग फोर्स लगातार उसके वेलोसिटी को, उसके एम्पलीट्यूड को कम करता जाता है और 2-4 ऑसिलेशन के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्लियर जा रहा है? ठीक है। ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के निगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल हो। वेलोसिटी का निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। और अगर कोई एसएचएम पे रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ, रिस्टोरिंग फोर्स जो एसएचएम कराता है उसके साथ साथ अगर डैम्पिंग भी मौजूद है तो वैसे एसएचएम को हम लोग डैम्प्ड एसएचएम कहते हैं। और वो एसएचएम का एम्पलीट्यूड लगातार समय के साथ घटते जाता है। लगातार वैसे एसएचएम का एम्पलीट्यूड समय के साथ डिक्रीज कर सकता है, डिक्रीज करते जाता है। दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑफ एसएचएम। ठीक है, लिखो नीचे स्टेटमेंट। दैट फोर्स which is directly proportional to negative of velocity, that force which is directly proportional to negative of velocity, comma, is known as damping force, is known as damping force। अभी आप देखिए पूरे बोर्ड पे अच्छे से देखिए, चीजों को समझिए। देखिए ये आपके स्कूल में अगर आएगा तो बस ये डेफिनेशन ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मेरे पास न्यूमेरिकल का बड़ा पार्ट होता है, उस पे याद रखिए डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं यहाँ पे b आता है कांस्टेंट, वेयर b इक्वल्स टू डैम्पिंग कांस्टेंट। उसको हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी मीडियम का b जितना बड़ा होगा डैम्पिंग उतना ज्यादा होगा। जैसे आप हवा में एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कर दीजिए तो हो सकता है 5 बार घूमे, लेकिन उसी सिंपल पेंडुलम को पानी में ऑसिलेट कर दीजिए 2-3 बार में रुक जाएगा। कारण वहां डैम्पिंग ज्यादा है, वहां विस्कोसिटी ज्यादा है। क्लियर है? तो डैम्पिंग जितना ज्यादा होगा b उतना ज्यादा होगा। नाउ for any SHM under damping force, कोई भी SHM जो डैम्पिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। देखिए हम लोग अभी तक लिखते आ रहे थे कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू सिंपल kx। ठीक है, कोई ना कोई k की जगह कांस्टेंट आ जाता ना, फिर x आ जाता। इसके साथ तुमको ये डैम्पिंग फोर्स जोड़ना पड़ेगा। नेट फोर्स को लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पे लिखो k इनटू x और यहां लिखो माइनस b इनटू v। सही है? आप इन सब को जो भी आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में माइनस, सबको लेफ्ट में ले आइए। मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस b इनटू v प्लस k इनटू x इज इक्वल्स टू 0। मास एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, b वेलोसिटी की जगह लिख सकते हैं एक बार डिफरेंशिएशन और फिर है kx is equals to 0। This is equation for damped SHM। ये आपके damped SHM का इक्वेशन है। सर अगर मेरे SHM में डैम्पिंग नहीं है तो b के जगह 0 पुट करो, ये खत्म हो जाएगा, वही बन जाएगा जो पहले था। ठीक है, अभी तक आप जितना भी SHM पढ़े हम लोग कहीं भी डैम्पिंग का जिक्र नहीं किए। अब हम लोग सोच रहे हैं दिस इज इक्वेशन फॉर
डैम्प्ड एसएचएम। अब देखिए, जब आप इसका डबल डिफरेंशियल वैल्यू सॉल्व करते हैं d²x/dt², डबल डिफरेंशिएशन, जब आप उसको सॉल्व करते हैं तब आपको डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन मिलता है। तो हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन से मतलब, ठीक है। न्यूमेरिकल हम बोले, न्यूमेरिकल पे काम आता है। आपके लिए पूछा जाएगा डैम्पिंग एसएचएम किसको कहते हैं, तो कोई भी ऐसा एसएचएम जो डैम्पिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो उसको आप डैम्प्ड एसएचएम कहते हैं। लगातार उसका एम्पलीट्यूड घटता है, एनर्जी घटता है, थोड़ी देर के बाद एसएचएम खत्म हो जाता है। सो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड एसएचएम, और वो आता है x is equals to x0 e पे पावर माइनस bt/2m, साथ में cos ओमेगा t प्लस 5। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जब आप इस डबल डिफरेंशियल वैल्यू को सॉल्व करते हैं। x is equals to x0 e पे पावर माइनस bt/2m, cos या sin भी आ सकता है, ओमेगा t प्लस 5। cos या sin ये बात डिपेंड करता है 5 पे, हाँ 5 है 5/2 है तो sin हो सकता है ऐसा। हड़बड़ाइए मत, नोट नहीं कीजिए, आप समझिए, ठीक है। बात को है ना फील कीजिए। आप जब किसी मोटरसाइकिल पे बैठे रहते हैं, आपको पता चलता है आप एक एसएचएम सिस्टम पे बैठे हैं, उसके सॉकर में है ना ब्रेक बेस, वहां स्प्रिंग लगा है। तो अगर समझना, थोड़ा लॉजिक समझना, कोई स्पीड ब्रेकर पे मोटरसाइकिल जंप किया तो उसका स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड हो गया, इट स्टार्ट गोइंग एसएचएम। अगर वो एसएचएम खत्म नहीं होगा तो कैसे चलेगा गाड़ी, समझ रहा, रोड पे चलते रहे वो ऐसे करते हैं, सही है। तो डैम्पिंग इज रिक्वायर्ड इन सम केसेस। आप नहीं चाहेंगे कि सिंपल पेंडुलम रुक जाए, लेकिन आप जरूर चाहेंगे कि वो रुक जाए, ठीक है। तो होता क्या है, वहां पे एक डैम्पिंग एसएचएम काम करता है। आप लोग जरा फोकस कीजिए, यहां ध्यान से देखिए, ये है इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देख रहे हो, और ये जो एम्पलीट्यूड है हम लोगों का वो है x0 e पे पावर माइनस bt/2m। मतलब ये हमारा टाइम के साथ फंक्शन है, वो भी माइनस, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा एम्पलीट्यूड घटेगा। आप अगर इसके एम्पलीट्यूड का, यहां हम दो फिगर बनाते हैं, एक बनाते पहले अनडैम्प्ड एसएचएम का, अनडैम्प्ड एसएचएम जिसमें डैम्पिंग नहीं है। अनडैम्प्ड एसएचएम के एम्पलीट्यूड में क्या होता है, अनडैम्प्ड एसएचएम के एम्पलीट्यूड में वो फिक्स रहता है और वो हमेशा इतने ही एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखता है, करेक्ट है, ऊपर या नीचे, ये अनडैम्प्ड एसएचएम। तो डैम्प्ड एसएचएम में क्या होता है, डैम्प्ड एसएचएम में ये कहानी कुछ ऐसे चलती है। खत्म। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड लगातार घटते जा रहा है, क्लियर है। मैथमेटिक्स में ये जो मेरा डॉटेड लाइन है ना, ये जो मेरा डॉटेड लाइन चल रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल कर्व कहा जाता है। सॉलिड लाइन नहीं, डॉटेड लाइन, वो एक्सपोनेंशियल कर्व है। कारण है इसमें एक्सपोनेंट फैक्टर, एक्सपोनेंट समझता है, लॉग एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो एम्पलीट्यूड देखो एक्सपोनेंशियली घट रहा है, ठीक है। आप जब बाइक पे बैठते हैं, स्प्रिंग दब गया, वैसे ही तुमको लेके जा रहा होता है, जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आया, स्प्रिंग और दब गया, अब वो मिल गया उसको डिस्प्लेसमेंट, तो लगातार एसएचएम शो करते रहेगा अगर वो एम्पलीट्यूड लॉस नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही जंप किया, एक दो बार ऊपर नीचे किया, फिर खत्म, मान लो तेजी से खत्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब इसके एनर्जी पहलू पे आओ, काम यही खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पढ़े हो ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अभी आपके एम्पलीट्यूड में ये लाइन रखा जाए तो एनर्जी हो गया 1/2m ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के जगह पे x0 स्क्वायर e पे पावर माइनस bt/m। तुमको समझ में आया, e पे पावर माइनस bt/2m था ना, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 कट गया। फिर से जरा गौर करना, फिर से जरा गौर करना, एनर्जी इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन
फंक्शन ऑफ टाइम। एनर्जी भी टाइम का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एनर्जी भी टाइम का एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, वो भी माइनस, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा एनर्जी घटेगा और आपका एनर्जी ऐसे चलता है। देखिए अगर आपके पास अनडैम्प्ड एसएचएम है तो टाइम के साथ एनर्जी होता है कांस्टेंट, क्लियर है, पढ़ा था ना, टाइम या पोजीशन के साथ टोटल एनर्जी कैसा रहता है, कांस्टेंट। लेकिन अगर आपके पास डैम्प्ड एसएचएम है, अगर आपके पास डैम्प्ड एसएचएम है तो याद रखिए ये समय के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे ये एम्पलीट्यूड घट रहा है वैसे वैसे हमारा टोटल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास डैम्प्ड एसएचएम का कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए।